बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप उस बेस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और बेसिक आपका पक्का नहीं तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ बांसुरी सीखना है तो बांसुरी वादक बन जाएंगे, जी। मगर संगीत सीख के बांसुरी बजाएंगे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। वाह। मैं पहले तबला सीखा था, बजाता था, और मेरे उम्र के 1.5 साल में मैंने मेरा पहला प्रोग्राम किया, परफॉर्मेंस तबले का दिया था। Wow. As you know, friends, HCL Concerts is an initiative by the global tech giant HCL. The aim of HCL Concerts is to provide a platform to young talented artists as well as to celebrate the musicianship of the great maestros since past 25 years. This initiative is going on since 1998 and is not going to stop anytime soon. In recent years, HCL Concerts has been pioneering the digital landscape by coming up with various digital concerts and programs. Another step in this direction, HCL Concerts and I have teamed up to bring to you the Great Indian Classical Podcast, in which we delve into the genius and the musicianship of the great classical maestros. Namaskar and welcome back to HCL Concerts presents the Great Indian Classical Podcast with Nirali Karthik. आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़े हैं, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो एक मखमली सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम एक असीमता में सैर कर रहे हैं। जितना मधुर उनका वादन, उतने ही मधुर वो इंसान भी हैं। आई एम so honored to welcome one of the greatest flautists of our times, पंडित रूपक कुलकर्णी जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। Thank you so much for gracing this My pleasure. conversation, this podcast, and we are very happy to welcome you here. Thank you. तो पंडित जी, जब भी हम आपका कोई भी राग सुनते हैं तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, एक असीमता का एहसास होता है जी। और उसमें एक बहुत शांति, बहुत सौम्यता, उसका भी एहसास होता है। तो ये सोच आपने डेवलप की है कि हाउ वाज इट फॉर यू टू रीच एट दिस पोजिशन वेर इन योर ऑडियंस फील्स कि हम ऐसे बस सुनते रहें? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जब खुद के अंदर शांति हो, मन के अंदर, तब हमारे बजाने में भी शांति आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी राग को समझने के लिए मेन उसका आलाप होता है, वो हम अच्छे से बजाएंगे तो उसमें उसका स्वरूप भी आ जाता है और वो राग हमारे ऑडियंस तक पहुंचता भी है। बिल्कुल। वो तभी पहुंचेगा जब हमारे मन में शांति होगी, बजाने में शांति होगी। और राग का स्वरूप आलाप से ज़्यादा किसी भी स्वरूप में ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। क्या बात है। क्योंकि तानों का जो एक पोर्शन होता है बहुत सीमित होता है जी। मगर जो राग जो होता है वो आलाप में ही डेवलप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो आलाप में जो सुकून है और जो राग ऐसे उभर के हम दिखा सकते हैं वो आलाप में ही होता है और वो आप बहुत बखूबी वो करते हैं और वी एज योर ऑडियंस फील इट एट ऑल टाइम्स। जी। तो पंडित जी, आप ये कहिए कि आपके गुरुजी द ग्रेटेस्ट माइस्ट्रो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो उनका जो वादन है, उनकी जो शैली है, वो तो आपने आत्मसात की ही, पर उसके बाद भी एक प्रोसेस होती होगी कि हाँ, आपने अपने गुरु को आत्मसात कर लिया, फिर क्या? फिर हु आर यू एज पंडित रूपक कुलकर्णी? हाउ वाज दैट प्रोसेस लाइक? बहुत बचपन से मैंने मतलब गुरुजी का तो था ही संग मतलब गुरुजी के संग तो मैं था ही। और दूसरी बात है, मेरे पिताजी की वजह से मैं और एक विधा जो है बांसुरी में गायक मतलब विलंबित अंग, जिसको पन्ना बाबू बजाते थे, पंडित पन्ना घोष जी। तो मेरे पिताजी उनका सिखाना देखने जाते थे और सीखने उनसे, उनके क्लास में जाके बैठते थे और उनका वादन का प्रभाव मेरे पिताजी के वादन में था।
तो एक नेचुरली मेरे अंदर भी, क्योंकि मेरे पहले गुरु मेरे पिता ही थे, पंडित जी। मनोहर कुलकर्णी, तो उन्होंने मुझे उस तरह की सबक दी, तालीम दी कि ऐसे बजना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये ऐसे भी बजना चाहिए और वैसे भी बजना चाहिए जैसे गुरुजी बजा रहे हैं। वाह। तो मेरे बचपन से मेरे मन में था कि ये दोनों का अगर संगम हो जाए, पन्ना बाबू जी का और मेरे गुरु जी के बजाने का, क्या तो बात फिर थोड़ा मेरा अपना खुद का कुछ उसमें दिखेगा। क्या बात है, तो ये शुरू से ही मेरी सोच थी। क्या बात है। मगर ये संगम करने के पहले हमको दो अलग विधाएं सीखनी पड़ेगी, तभी वो संगम में जाके हम एक उसका अनुभव ले सकते हैं। वाह। तो मैंने विलंबित एकता का भी तालीम लिया पिताजी से, और गुरुजी से आलाप जोग झाला जो उन्होंने बना, मतलब उनकी वादन शैली का एक यूएसपी है वो। जी। उन्होंने बांसुरी पे पहली बार उस तरह का बजाना शुरू किया, बिल्कुल। तो वो भी उनसे सीख के फिर मेरा अभी भी अगर मैं कहीं 3 घंटा में मेरा परफॉर्मेंस है, तो फर्स्ट हाफ मेरा विलंबित एकता टाइप रहता है, और मतलब पन्ना बाबू के वादन शैली जैसा, और सेकंड हाफ गुरुजी के जैसा होता है। राइट। तो पन्ना बाबू जी का घराना कौन सा रहा? मैहर घराना। मैहर ही? हाँ जी। ओह, तो दोनों गुरुओं का मैहर घराना, लेकिन शैली बहुत अलग। हाँ, क्योंकि पन्ना बाबू जी बाबा अंगादुद्दीन खान साहब के पास सीखे थे। ओके। उन्होंने उनका खुद का था ही, मगर बाबा के पास भी गए सीखे। और मेरे गुरुजी जो अंगादुद्दीन खान साहब की बेटी स्वर्गीय अन्नपूर्णा देवी जी, जी। गुरु माँ कहते हैं हम सब उनको, तो जी। उनके पास सीखे थे। तो ये हम मैहर घराने के ही मतलब उनसे ही हम बिलोंग करते हैं सब। क्या बात है। पंडित जी, आप थोड़ा मैहर घराने के बारे में हमें कुछ बताएं और उसकी विशेषताएं क्या है? मैहर घराने में ये विशेषता है कि उनके जो रागदारी का आलाप होता है उसमें ठहराव बहुत होता है, वाह। और एक एक सुर का आनंद लेके, एक एक सुर का उसको मतलब प्यार करके वाह। उसको उस राग को सजाना है। क्या बात। तो अगर हमारा 1 घंटे का परफॉर्मेंस है, तो हम उसमें हाफ एन आवर, आधा घंटा हमारा आलाप रहता ही है, वाह। जो कि हम राग की मधुरता, राग की विशेषता, राग का प्योरिटी उसमें हम सब दिखा सकते हैं। तो मैहर घराने की ये एक खासियत है। और दूसरी खासियत मतलब उसमें ज़्यादातर एक्चुअली तंतु वाद्य है, मतलब सितार, सरोद, वायलिन भी थे, और मतलब जो भी स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मगर गुरुजी के वजह से और पन्ना बाबू की वजह से सुशीर वाद्य में भी एक मैहर घराने का अंग आ गया। और वो जो आलाप का जो मेन बात है वो उसमें आ गई। वाह। तो पन्ना बाबू के वादन शैली भी वो ठहरा बहुत था, और गुरुजी के वादन शैली भी ठहरा। और आपके भी वादन में भी वही हमें ठहराव मैं वही दिखता कहता हूँ, मतलब अगर खुद के मन में सुकून है तो फिर हम दूसरों को भी सुकून दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत अभी हम आपके गुरुओं की बात कर रहे हैं, जी। तो हम थोड़ा सा आपकी तालीम की ओर जाएंगे कि आपने बहुत बचपन से ही पंडित जी से गड्ढा बंधन किया था, और यू आर वन ऑफ हिज फर्स्ट डिसाइपल्स, Yes. द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हाउ वाज इट बीइंग अराउंड हिम? मतलब मुझे कुछ समझने से पहले ही मैं उनके पास गया, और क्योंकि घर में संगीत था, पिताजी खुद बांसुरी वादक थे, सिखाते थे सबको, तो मुझे गुरुजी के पास जब वो लेके गए मेरे पिताजी, तो गुरुजी ने जो जो बजाया देखना था उनको कि मुझे कितना क्या आता है, तो वो मैं सब पिकअप करके तुरंत बजाता था। तो गुरुजी को मेरे पिताजी को बोला कि अरे इसको तो सब आता है, मैं क्या सिखाऊंगा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे आपके पास संगीत सीखना है। क्या बात है। क्योंकि बांसुरी तभी आएगी जब हम संगीत में डूबेंगे, वाह। क्योंकि सिर्फ बांसुरी सीखना है तो बांसुरी वादक बन जाएंगे, जी। अगर संगीत सीख के बांसुरी बजाएंगे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, वाह। आर्टिस्ट बन सकते हैं। वाह। तो आपने उनके साथ देश विदेश में बहुत ट्रैवल किया, मतलब सालों साल तक ट्रैवल किया। मेरे उम्र के 12-13 साल की उम्र से मैं उनके साथ था। क्या बात है। और मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना कि आप उनको एक पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते थे। जी, जी। मतलब हम जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरु के घर में रह के सीखना है, तो मुंबई में या आजकल तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा गुरुकुल मैं कह सकता हूँ एक मॉडर्न गुरुकुल था, जो गुरु के साथ साथ मैं घूमता था पूरे, क्या बात है। मतलब देश में विदेश में। और वहाँ फिर मतलब आप हंसेंगे, हम फ्लाइट में बैठते थे, वहाँ भी हम थोड़ा रियाज करते थे, क्योंकि और जब
रूम में रहते थे, शाम को प्रोग्राम होता था या एक दिन पहले पहुँचे, तो फिर शाम को जाके उनसे कहता गुरुजी मुझे थोड़ा सिखाइए, फिर दूसरे दिन सुबह सिखाइए, मतलब वो ऐसे और वो सीखना सिखा देते भी थे, आप कहेंगे हाँ तो वो हाँ। सिखा देते। और कभी कभी एक ही रूम में मुझे रहते लेकिन मेरे साथ ही रहेगा। दैट्स सो तो अमेजिंग। एक मॉडर्न गुरु को हम कह सकते हैं, और बहुत उसके लिए बहुत अमेजिंग। बड़ा भाग्य चाहिए। Yes, indeed, because he is not just one of the greatest artists of India, I would say of the universe. यस आपने कहा कि आप गुरुजी के साथ अपने गुरुजी के साथ बहुत ट्रैवल किए और आपने वो शिष्य का जो एक भाव है और जी। ड्यूटी है वो आपने बहुत अच्छे से निभाया, पर उसके बाद एक होता है कि दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ एज एन आर्टिस्ट। यस। तो वो शिष्य में से अब जो आर्टिस्ट की जो जो एक टर्निंग पॉइंट था वो आप क्या कहेंगे, कौन सा था? कहना तो मुश्किल है क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं मतलब सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही वो अच्छा तैरते हैं। तो वैसे बचपन से मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं पहले तबला सीखा था, बजाता था, और मेरे उम्र के 1.5 साल में मैंने मेरा पहला प्रोग्राम किया, परफॉर्मेंस तबले का दिया था। वाओ। और उसके बाद 9वें साल में, जब 9 साल का हो गया तब बांसुरी सीखना शुरू किया पिताजी से। तो और 3-4 साल पिताजी से बहुत बेसिक सीखा, जो क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप उस बेस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और बेसिक आपका पक्का नहीं तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो और बचपन से मैं प्रोग्राम करता था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शिष्य से परफॉर्मर कब बन गया, क्योंकि गुरुजी के साथ भी जाता था तब भी मेरे सोलो परफॉर्मेंस होते थे, होते ही थे। वाह। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही महोत्सव में मैं भी बजा रहा हूँ, गुरुजी भी बजा रहे हैं, ओह। तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कब मतलब परफॉर्मर बन गया। राइट। तो पंडित जी, आप ज़रा ये हमें बताइए कि आप वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री में से हैं, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। इट्स आवर ग्रेट फॉर्च्यून दैट यू आर अवेलेबल फॉर दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। आपके लिए एक सक्षम कलाकार बनने के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट आर दोज इनएविटेबल थिंग्स कि नहीं, आपको एक सक्षम कलाकार बनना है तो ये तो सबसे अहम बात है कि सक्षम कलाकार बनने के लिए हमको आजीवन विद्यार्थी बने रहना है। ना। और आजीवन विद्यार्थी बने रहने से ये होता है कि हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि ये सागर है, नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। मतलब दुनिया की कोई भी विधा लीजिए आप, उसमें आपका सीखना कभी बंद नहीं होता है। और मेरा ये रागदारी म्यूज़िक, मैं शास्त्रीय संगीत नहीं कहूँगा, मैं रागदारी म्यूज़िक कहूँगा, क्योंकि राग जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वाह। हम 3 मिनट में भी उसको दिखा सकते हैं, 3 घंटे में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला विद्यार्थी बने रहना है। दूसरा, गुरु को अंधश्रद्धा करनी चाहिए, गुरु के ऊपर मतलब भक्ति होनी चाहिए। अंधश्रद्धा करके गुरु जो कहेगा उसको मान के उसको करना चाहिए, सीखना चाहिए, और वही हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु को पता है कि हमको क्या चाहिए। वाह। वो हमको कुछ गुरु को कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो तुरंत समझ जाते हैं। तो गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण, और तीसरी बात है सबक, वाह। बहुत सीखना है। और चौथी बात, ये सबके बाद चिंतन। वाह। जब तक आपका कोई राग के प्रति चिंतन नहीं है, आप उसको बजा नहीं सकते, क्योंकि जो आप 2 घंटा रियाज करेंगे घर पे, स्टेज पे उसका 1/4 हो जाएगा। तो जितना आप चिंतन करेंगे 24 घंटा, चाहे आप नींद में भी हो या आप किसी से बात भी करो या आप मूवी भी देख रहे हो, कुछ भी करो, वो राग का चिंतन आपके सीपीयू में क्या बात वो है। चलना ही चाहिए। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है फिर भी सीपीयू उसका चलता रहता है, जी, तो वही होना चाहिए, नींद में भी वो चलना चाहिए। क्या बात है। तो आपके साथ ये होता ही रहता है हमेशा? ये होता ही तो है। अभी आपके दिमाग में कौन सा, आपके सीपीयू में कौन सा राग चल रहा है? अभी मेरे सीपीयू में बहुत सारे राग हैं, मतलब फिर भी मैंने एक राग, मतलब मेरे ऐसे ही दिमाग में आ गया। मैंने जब हमारी गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जी का जब समाचार आया कि वो अभी नहीं रही, तो उनके स्वभाव के ऊपर से मुझे एक कुछ स्वरों का एहसास हुआ। तो मैं उसको सोचा, फिर उसको बजाया, तो मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन 2 रागों का है, एक तोड़ी और श्री। वाह।
क्योंकि श्री एक ऐसा राग है जो बहुत गंभीर राग है। बिल्कुल। जो माँ जी का स्वभाव था कि जब वो सिखाती थी कभी तो बहुत गंभीर रहती थी, बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। जी और तोरी का एक है जो मृदु स्वभाव है। जी। तो माँ जी का जब सिखाती नहीं तब वो बहुत मृदु होती थी और बहुत केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट होती थी। तो वाह। ये दो रागों का मिश्रण आया था। तो मैं अभी जब गुरु माँ की बात कर रहा था मेरे दिमाग में वो राग ही घूम रहा था। रियली? तो कुछ ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्या हमें थोड़ा सा सुनने को मिलेगा? जी जरूर। जी जरूर। वाह। वाह। थैंक तो यू। ये राग हम सुबह भी बजा सकते हैं जी। और शाम को भी बजा सकते हैं। और हमारे ऑडियंस को हम वापस कह दें कि ये पंडित जी ने बनाया हुआ राग है, राग माँ अन्नपूर्णा, इंस्पायर्ड बाय हर नेचर, नेचर। हर नेचर। तो राकेश जी भी हमारे गेस्ट यहाँ थे और उन्होंने आपकी बहुत सारी हमने आपको यहाँ बहुत याद किया। जी और उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे आप अपने गुरु माँ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से एक बार मिलने गए थे। जी जी। तो बहुत फनी इंसिडेंट रहा। मुझे आपका वर्जन सुनना है और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी आप ज़रा ये बताइए। मतलब गुरुजी तब बहुत बिजी रहते थे। ये 1988 की बात है। तो बोले कि बेटा आज गुरु पूर्णिमा है तो तुम दोनों जाके गुरु माँ के पास जाके ये मिठाई दे देना और थोड़ा सीख लेना उनसे। तो हम गए तो करीब 3-4 घंटा हमको यमन ही सिखाया सिर्फ, वो भी सानी ध प म, 4 स्वर नीचे, 4-5 स्वर। और मैं कि नहीं और बजाओ, और ये बराबर नहीं आ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा। तो 4 घंटे के बाद फिर तब हमको, मैंने जो आपसे बात की ना जब सिखाती थी तो बहुत तो श्री राग का मुझे अनुभव आया था। और बाद में सब सिखाना हो गया, बाद में अंदर गई, खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खाना परोस के लाया, मैं क्या अभी खाओ, और इतना प्यार से खिलाया। तो वो राग तोड़ी का जो अनुभव आता है वो था। क्या बात है। और उसके बाद 1 हफ्ता हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं राकेश को फ़ोन कर रहा कि यार कुछ रियाज किया, लेकिन नहीं रियाज क्या करे, कुछ सूझ ही नहीं रहा, लगता है कि बांसुरी छोड़ दो बजाना। फिर गुरुजी ने पूछा कि माँ जी क्या बोली, बताया गुरुजी को ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि आप एकदम उनकी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। जी 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 जी। तो परंपरा से बात करते हैं, आपकी बांसुरी परंपरा की।
रिसेंटली आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जी जहाँ पे आपके 3 जनरेशंस, आपके शिष्य और उनके भी शिष्य, जी, मतलब मैं, मेरे शिष्य और Yes, उनके शिष्य। आप, आपके शिष्य और उनके भी शिष्य, जी। ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब मिलके बांसुरी को सेलिब्रेट करते हैं। जी, तो उसके पीछे आपका क्या विचार है? वो एक्चुअली 2 दिन का रहता है। तो पहले दिन जो बांसुरी परंपरा होता है उसमें हम एक बांसुरी रखते ही है, उसके साथ दूसरा इंस्ट्रूमेंट का जुगलबंदी, और एक गाना रखते हैं, और एक तीसरा और एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, और वो भी सब तीनों आइटम यंग जनरेशन के। वाह, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना है। और फिर अगले दिन मैं, मेरे शिष्य और उनके शिष्य, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि गुरु और शिष्य एक साथ होता है, मगर शिष्यों के शिष्य भी अच्छा बजाए, तो ये मतलब दादा गुरु के हिसाब से बहुत बिल्कुल। मतलब बड़ी बात है। तो मेरे शिष्य की ऐसे करते हैं कि हमारे कुछ शिष्य अच्छा बजा रहे, तो ऐसा कुछ सोचिए आप। तो मैंने फिर बांसुरी परंपरा के बारे में सोचा वाह, कि एक स्टेज पे मैं, मेरे शिष्य और उनके शिष्य, और उस ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कोई सिर्फ बांसुरी हाथ में लेके बैठ गए। नहीं, हर किसी ने बजाया, और बहुत अच्छा बजाया। अच्छा बजाया, सुर क्या में बात बजाया, है, सुर में क्योंकि बजाया। संगीत मेन है, सुर में बजाना है जी, और लय में बजना है। बिल्कुल। तो वो हुआ, और सामने हमारे हम सबके भाग्य से हमारे गुरुजी सामने बैठे हुए थे पूरे 2 घंटा, और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और मुझे लगा कि मुझे भी बजाना है तो बताओ, मैं भी ओह, बजाऊंगा। तो शायद उनका आशीर्वाद हो, भगवान की कृपा है, तो फिर हम 4 जनरेशन भी एक स्टेज पे व्हाट आ एन जाएंगे। ऑनर, व्हाट एन ऑनर। और पंडित जी, मैं कहूँगी कि आपका कंट्रीब्यूशन ये भी है कि जहाँ पे सोसाइटी में, जहाँ पे अभी एक ऐसा ज़माना है कि जहाँ हम नेगेटिविटीज़ बहुत हमें आसपास में मिल जाती हैं, जी तो वहाँ पे आप संगीत के सुर जब भी छेड़ते हैं, और ख़ास करके बांसुरी के सुर, तो पूरा वातावरण, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और जबकि इतने सारे बांसुरी वादक जी, एक साथ आते हैं, तो वो जो एनर्जी क्रिएट करता एनर्जी होगा, दैट मस्ट बी डिवाइन, एंड आई Yes. थिंक दैट्स ग्रेट, ग्रेट थॉट। हाँ, और एक हमारा मतलब उसमें दिखता है कि कैसे सबक होनी चाहिए, तालीम कैसे होनी चाहिए संगीत में, क्योंकि रागदारी संगीत में तालीम होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं होगा हमारा संगीत आगे नहीं बढ़ेगा, वाह, क्योंकि सबक मतलब सिर्फ ये नहीं कि शिष्य गुरु की कॉपी कर रहा है, शिष्य का भी अपना कुछ इनपुट होना चाहिए कि वो और उसको कैसे आगे ले जाए। क्योंकि परिवर्तन चीज़ ही ऐसे है कि मतलब परिवर्तन तो होता ही है, होना ही चाहिए। तो हर एक संगीत में भी परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो फिर हम वही स्टक हो जाएंगे। राइट, जैसे एक ही मोबाइल का हमको वर्जन आता है ना, आईफोन 11, 12, 13, 14, तो वैसे ये चीज़ भी है। वाह, करेक्ट। तो आपने तालीम की बात की। आप अपने शिष्यों को जब भी सिखाते हैं, जी तो आपकी तालीम के एस्पेक्ट्स क्या हैं? आप जो तालीम देते हैं उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? मैं पहले मेरी तालीम बताऊंगा। जी, बिल्कुल। मैं जब गुरुजी के पास सीखना शुरू किया, तो पहले 5 साल तक मैं जब भी गुरुजी के पास जाता था, तो वो राग सिर्फ भैरवी सिखाते थे। 5 साल 5 तक? साल तक। वो शायद मेरा पेशेंस देखना चाह रहे होंगे कि जब भी जाऊं भैरवी, जब भी जाऊं भैरवी। तो पेशेंस देखा, मैं भी कुछ पूछा नहीं उनको, वो जो बजाते थे वही बजाया था मैं। सिर्फ कभी प्रोग्राम आते तो उनको कहते थे कि गुरुजी हाँ, यहाँ प्रोग्राम में कौन सा राग बजाओ, तो कहते थे कि बेटा ऐसा ऐसा बजाओ, बस बस वो बात खत्म। फिर भैरवी। उसके बाद 3 साल गुजरी तोड़ी। वाह, तो ये एक पेशेंस, इसके वजह से बजाना में भी पेशेंस आता है। जी, क्योंकि जैसे आपने पूछा था मयंक लहराने की खासियत, तो ये ठहराव और जो आलाप का जो गंभीर स्वरूप हम जो बजाते, वो उसमें आ जाता है फिर। बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा, मुझे लगा कि 5 संग भैरवी क्यों करवाया, क्योंकि जैसे आपके गायन में खर्च भरवाते हैं, तो ये बांसुरी का खर्च भरना ही हो गया। वाह, क्या बात है। तभी आपकी आवाज़ भी अच्छी हो जाती है और फूंक भी अच्छी हो जाती है, राइट, बांसुरी पूरा से। टोन जो है पूरा वो बन जाता है। राउंडनेस आ जाता है। राइट, तो बांसुरी के टोन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से टोन वो निकालना, वो जो राउंडनेस कही आपने। मेरे ख्याल से जितने भी विंग इंस्ट्रूमेंट्स है, हाँ, उसमें से सबसे आसान बांसुरी है। रियली।
क्योंकि शहनाई भी बहुत मुश्किल है, जी सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पावर लगती है। और बांसुरी से गाया बजाय भगवान का वाद्य है। जी बिल्कुल। तो मतलब कठिन तो है ही, ये नहीं कहता मैं आसान है, मगर जितने भी सुशी वाद्यों में मेरे हिसाब से बांसुरी सबसे आसान है, और उसका दर्जा भी सबसे ऊपर है। हम्म। क्योंकि एक बांसुरी वादक का दर्जा और बाकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब विंग का इतना वो नहीं जितना बांसुरी वादकों को रिस्पेक्ट जो मिलता है। जी तो जो हम भैरवी करते रहेंगे तो बांसुरी का टोन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो अभी हम भैरवी की बात कर रहे हैं, आपने 5 साल सिर्फ भैरवी बजाया, जी तो हम आपसे एक भैरवी सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। अभी हमें जो बात की थी खरज भरना, जैसे जी गाने में खरज भरते, तो बांसुरी में कैसे खरज भरते, तो तो कभी कभी ये हम इससे भी स्लो होता है। और ये जो चारी नोट है सानिधप, उसमें ही 2 घंटा करना है, क्योंकि ये जो सा नी कोमलनी में भी काफ़ी सारी श्रुतियाँ आती है, बिल्कुल। वो दैवत में भी आती है। तो हर एक राग को श्रुति को हमको फील करना है वो हिसाब से। वाह तो उसमें 2 घंटा कैसे जाते हैं पता नहीं चलता है, और ये सुबह ही करना है। वाह। और बाकी भैरवी तो बहुत सुंदर। जो आप अपने शिष्यों को तालीम देते हैं, अभी थोड़ा उसके बारे में भी हाँ, बताइए। मतलब मैंने जो कहा कि ये परिवर्तन आना ही चाहिए संगीत में, मतलब रागदार संगीत में। तो मैं मेरे शिष्यों को भैरवी की तो तालीम देता ही हूँ, उसके साथ साथ एक राग हम एक महीना करते हैं। ओके, तो अभी आप वो 5 साल वाला नहीं करते? नहीं, 5 ये तो आजीवन रहेगा, शुरू का तो हो रहेगा। और नहीं, जो आपने 5 साल भैरवी बजाया वो आप अपने शिष्य को हाँ, नहीं बोलते? उसका मैं थोड़ा वो चेंज किया, सबको कहता कि सुबह 2 घंटा उसका रियाज होना ही चाहिए। क्या बात है। और अभी क्या फास्ट फूड का जमाना है ना, Of थोड़ा सा। course, और जमाना जैसे अभी हमारे पास हाँ, टच ऑफ द बटन वी हैव सो मेनी नहीं, और थिंग्स। पहले हमारे पास और कुछ काम था ही नहीं, तो सिर्फ बांसुरी बजाना, कभी कभी क्रिकेट खेलना, या मतलब वो अभी मोबाइल भी है, कंप्यूटर लैपटॉप भी है, तो उसमें भी समय जाता है, सबका ही जाता है। तो ज़रूरी भी है, वो नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तो मैं ये एक महीना एक राग करता हूँ, या ऐसे कोई राग होते हैं जैसे भैरव हो गए, या जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो 2 महीना करते हैं।
और शिष्यों को कहता है कि ये राग का चिंतन हमेशा होना चाहिए। वाह। चिंतन के सिवा रागदारी संगीत नहीं होगा। नहीं होता। और आपके लिए एक अच्छा शिष्य, उसके कौन से लाइक एस्पेक्ट्स हैं कि नहीं, ये जैसे आपका एक शिष्य इधर है जो पीएचडी कर रहा है, हाँ, और आपकी एक और चीज़ जो आप हमारे ऑडियंस शायद नहीं जानते होंगे, आप चिन्मया यूनिवर्सिटी के गुरु हैं जी और वहाँ पे आप बांसुरी की तालीम देते हैं और वो सर्टिफिकेट कोर्स भी है। हाँ, मतलब यूजीसी सर्टिफिकेट है, वहाँ मास्टर्स डिग्री होती है। जी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहाँ ये है कि एक तो वहाँ सीरियसली टीचिंग होता है। महीने के 72 घंटे विद्यार्थी सीखते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जी। मतलब बहुत सारे ऐसे, मैं मतलब टीका नहीं करूँगा, पर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ गुरुकुल हैं जहाँ हफ्ते में 1 घंटे का होता है, राइट। या कोई भी यूनिवर्सिटी, मगर यहाँ सीरियस टीचिंग 72 आवर्स एवरी मंथ। वाह। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट भी यूजीसी का मिला, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल सकता है। वाह। तो मुझे कई बार कोई कलाकार, मतलब जो मैं इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन करती हूँ, जी। कई बार मुझे पूछते हैं कि मुझे एक अच्छे वायलिन गुरु चाहिए, अच्छे बांसुरी वादक हाँ, गुरु यहाँ चाहिए। सिर्फ बांसुरी, गायन और तबला है। तबला है? नहीं, मैं तो जी। जस्ट इन जनरल, I मुझे know, कोई yes. पूछेगा जी, जी, तो जी। नाउ आई नो। बांसुरी के लिए तो Yes. मुझे पता है कि आप तो चिन्मया वहाँ में बीए से पीएचडी पूरा हो जाएगा। पूरा पीएचडी तक हाँ हो जी। सकता है। दैट्स ग्रेट। आप बहुत अमेजिंग बांसुरी वादक तो हैं ही, लेकिन आप एक रचनाकार भी हैं और आपकी रचनाएं बहुत सुंदर होती हैं। तो आपने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है रूप वेणु, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब बांसुरी वादक या विद्यार्थी है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं बाहर, मतलब जैसे गंधर्व महाविद्यालय है या प्रयाग संगीत समिति है, तो उनका जो पोर्शन होता है वो गाने के हिसाब से होता है, बांसुरी के हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि गाने के कुछ राग वो बांसुरी में उस स्टेज पे, मतलब पहले दूसरे स्टेज पे बजाना मुश्किल है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं बांसुरी के ही कंपोजिशंस उसमें रहेंगे। ये गाने के कंपोजिशंस तो बहुत सारे हैं, मगर बांसुरी के हिसाब से कंपोजिशन बजाना, रचना बजाना या बंदिश बजाना वाह। वो कठिन है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे राग, करीब 50-60 राग है, उसमें से हर एक राग में 4-5 बंदिशें, मतलब एकता, रूपक, झपता, तीनता, सब में वाह। वो किया हुआ है। और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है? कोई भी एक्सेस कर वाह। सकता है, थोड़ा सा पैसा देना होगा। अच्छी चीज के लिए तो जी। व्हाई नॉट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अंदर सब्सक्रिप्शन बेस होता है सब, यस। तो उसका मंथली बहुत कुछ थोड़ा सा है वो, ओके। मगर उसमें पीडीएफ है, मतलब नोटेशन पूरा है। राइट। और बंदिश मैंने बजाई है, कुछ मेरे शिष्यों ने मतलब बहुत बजाई। सिस्टमैटिक तरीके से Systematic है, आपने अपनी और बंदिशों को उसका present टेम्पो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओह, तो कुछ बातें समझ में नहीं आई तो उसका टेम्पो कम करके हम सुन सकते हैं। क्या बात है। और एक दूसरा ऐप भी है, द ग्रेट मास्टर्स, जी। GR8 मास्टर्स। Yes. और उसमें आपने करीब 10 से 12 राग लिए हैं और उसको राग को कैसे खोलना है, हाँ, एक कैसे घंटे का approach सेशन, करना है। मतलब जी। हर एक राग को ऐसे बजाना है। वाह। तो उसमें थोड़ा सा मतलब मेरा भाषण भी है कि कैसे। मुझे ये सबसे पहले जानना है, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय जो टॉपिक है शास्त्रीय संगीत का और ख्याल संगीत का, वो आलाप ही है, जो जी। आपका भी है। जी। तो मुझे ज़रूर जानना है, मैं तो जाके पहले ही ये सुनने वाली हूँ। और अंत में एक सवाल, आपको क्या लगता है कि संगीत का अल्टीमेट गोल आपके लिए क्या है और आप क्या महसूस करते हैं संगीत के द्वारा? मेरे हिसाब से कोई भी राग आप यहाँ तक पहुँचाए, दिन तक पहुँचना है, तो फिर वो सक्सेस है। वाह। और हर एक राग का अपना जो स्वभाव होता है, वो हर एक, हम जब बजाएंगे तो सामने ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो अगर तब ऑडियंस महसूस हो जाए कि हाँ ये राग ऐसा है, क्योंकि देखिए हमारे संगीत में बहुत सारे राग है जिनका आरोह अवरोह सेम है, जैसे मारवा, पुरिया, सोहनी। तो मगर तीनों का स्वभाव अलग है, तीनों का इंटरप्रिटेशन अलग है, तीनों को हम अलग तरह से गाया बजा सकते हैं। तो वो हम ऑडियंस तक पहुंचाए और फिर ऑडियंस उसको महसूस करके एक सुकून पाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है।
तो आपका अल्टीमेट गोल ऑफ म्यूजिक विल बी दैट टू एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस सुकून। और रागदारी संगीत को प्योर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, वाह। क्योंकि हमारे राग ऐसे है कि बहुत सारे राग चेंज भी हो चुके हैं क्योंकि गुरुमुखी विद्या थी, जी। मगर अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं, मतलब थैंक्स टू भातखंडे जी और पंगुस्कर साहब, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। हम मतलब हम हमेशा उनकी ऋणी रहेंगे कि उनके वजह से बहुत सारे राग अभी बचे हुए हैं प्रॉपर वे में। तो उसको ही हम कैसे मतलब सीख के, ये नहीं कि बुक में देख के हमको बजाना है, प्रॉपर गुरु से सीख के कैसे हम बजाएंगे और फिर वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए, तो इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है कुछ भी। वाह। तो आपने अभी बात की पुरिया मारवा सोहनी, जी उसका थोड़ा हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसा करके ज़रूर। हम ये पॉडकास्ट का अंत करेंगे और थोड़ा हम सुनना चाहेंगे पहले। जी ज़रूर। तो मैं जो बात किया कि हमारे रागदारी संगीत में बहुत सारे अमेजिंग बातें हैं, जैसे एक ही आरोह आरोह के 3 राग बनते हैं, वैसे 5 भी बनते हैं। अगर हम सिर्फ सारेगा पर धसा लेंगे तो उसमें भी 5 राग बनते हैं। वैसे ही मारवा पुरिया सोहनी निरेगमा धनिसा। तो मैं शिष्यों को ये कहता हूँ कि सिर्फ आरोह आरोह बताने से राग कैसे दिखा सकते हो, ये जरूरी नहीं कि पूरा बजाना है, सिर्फ आरोह आरोह के हिसाब से कैसे राग दिखा सकते हो। तो मारवा का कैसे होगा, पुरिया सोहनी। वाह, बहुत खूबसूरती से आपने सिर्फ आरोह अवरोह के द्वारा आरोह। हमें दिखाया कि मारवा, पुरिया पुरिया, और सोहनी सोहनी। कितना अलग दिखा सकते हैं। जी मैंने राजम जी के एक इंटरव्यू में देखा था कि बनारस में बजड़े पे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट एक साथ बैठ के एक ही बंदिश लेते थे जी और वो सम भरते थे। मतलब अगर बिस्मिल्लाह खान साहब ने कुछ मुखड़ा लिया, फिर भरी, फिर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने बंदिश ली, भरी, तो वो उस जमाने की जुगलबंदियाँ ऐसे 4-5 लोग एक 4-5 साथ बैठ के करते थे। आजकल की जुगलबंदियाँ थोड़ी सी अलग हैं और आप वो जुगलबंदियाँ बहुत करते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली मेरे हिसाब से जुगलबंदी का मतलब है कि दोनों आर्टिस्ट एक गायन के होने चाहिए। वो तभी हो सकता है जब दोनों के वाद्य एक जैसे हो, क्योंकि बांसुरी का सुर अलग होता है, जैसे सफ़ेद तीसरा सफ़ेद होता है, ई कहते हैं, और संतूर का दूसरा सफ़ेद बी कहते हैं, सितार का सी शार्प होता है, सरोद का बी होता है, सी होता है। तो क्या होता है, किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो या तो एक ही सुर के 2 वाद्य हो, 2 सितार हो, 2 बांसुरी हो, तो उसको हम जुगलबंदी कह सकते हैं, ताकि उसमें फिर म्यूज़िक भी अच्छा आएगा, क्योंकि बजाने का पैटर्न भी एक जैसा होता है, स्टाइल भी एक जैसा होता है। तो ये मैं इतना फॉर नहीं रहता हूँ जुगलबंदी के लिए। ओके। मैंने काफ़ी बजाया जुगलबंदी, मतलब सबसे अच्छा मुझे लगता है गंगा जी के साथ बजा के, गंगा रामनाथ जी के साथ, क्योंकि वो भी ई में बजाती है जी। और एक मज़ा आता है राकेश के साथ बजाने के लिए, क्योंकि हम दोनों का सुर एक ही है, बिल्कुल। गुरु एक है, बजाने का पैटर्न एक है, तो वो एक्चुअली अच्छा हो जाता है। हाँ, वो जुगलबंदी रंग लाती रंग लाती है, क्योंकि 2 अलग वाद्य होंगे, फिर वो उसमें एक्चुअल फिर म्यूजिक नहीं रहता है, फिर वो सोचते हैं कि हम कौन अच्छा बजाएगा।
तो बिल्कुल थोड़ा सा फाइटिंग हो जाता है, तो मैं बहुत बार अवॉइड भी करता हूँ जुगलबंदी। बिल्कुल। तो आपने ये बात करी तो मुझे एक और सवाल याद आता है कि संगतकार जो आपके साथ संगत करते हैं, जी फ्लूट के लिए संगत करना एक बहुत बड़ी कला है। जी। इतना सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है, इतना सौम्य है, तो उसमें तबला प्लेयर जो हैं आपके साथ जो रहते हैं, जी तो उनकी अहमियत क्या है? बहुत है, मतलब तब सिर्फ बांसुरी के साथ नहीं, पूरे इंडियन म्यूजिक में ही, मतलब हिंदुस्तानी में तबला पखावज है, और कर्नाटक में मृदंगम घटम कंजीरा है। तो एक आत्मा और शरीर जैसा वो नाता रहता है, वाह। क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कुछ है नहीं, और आत्मा के बिना शरीर का भी कुछ काम नहीं है। तो संगत जो है तबले का वो बहुत ज़रूरी होता है। वाह। और बहुत सारी जो हम चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू बजाते हैं परफॉर्मेंस में, वो तबले के कुछ इनपुट से भी आ जाते हैं। राइट, वो इंटरैक्शन से ही आ जाता हाँ, है। मतलब कुछ ऐसे वो चीज़ें बजाते हैं कि हमको लगता है कि हाँ ये लेकर ही अच्छी है, वाह, हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। क्या बात है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हाँ। उनको भी हर एक तबला मेरे को, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेन आर्टिस्ट अकम्पनिस्ट, मैं कहता हूँ को आर्टिस्ट, क्या बात है, बहुत अच्छी बात ही कही आपने, क्योंकि क्योंकि टीम वर्क है। टीम वर्क है। बगैर संगतकार के आपका प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, और अगर वो संगतकार अच्छे हैं नहीं तो आपका पूरा प्रोग्राम नीचे भी जा सकता है। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो आपके साथ जिन्होंने बहुत बजाया है, श्री देबाशीष श्री अधिकारी जी ने ऐसा कहा था कि आप कोई बहुत इंटीरियर सिटी में परफॉर्म करने गए थे और पूरी रात आपने बैक ब्रेकिंग ट्रैवल किया था, और दूसरे ही दिन विदाउट प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट यू हैड टू परफॉर्म, और आपका वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉन्सर्ट्स था, वैसा उन्होंने मुझे कहा। तो ये जुस्सा आपका कहाँ से आता है? नहीं, जब बांसुरी हाथ में आ जाती तो फिर सब मतलब पीछे छुप जाता है फिर, क्या बात है। क्योंकि वो एक जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी ही है एक्चुअली, जो हमें भी मंत्रमुग्ध कर देती है और पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर देती है। जी, Thank you, Pandit ji, so much for sharing your knowledge, your kindness, your sweetness, and your music with the world. my We pleasure are to be blessed. with here, and thank you for inviting me over here. Thank you, Pandit ji. Thank you so much. Thank you. Namaste. Namaste.